Hi dear students, I hope all of you will be well and your studies are going also well. Today I am starting the first chapter of 12th class syllabus in biology, that is the reproduction in organism. Reproduction is a feature of life, Reproduction एक लिविंग फीचर है, लेकिन लाइफ का ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिना रिप्रोडक्शन किए बगैर भी जिंदा रहते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन एक लिविंग फीचर तो है मगर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ नहीं है। फिर रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन लाइफ का वो प्रोसेस है जिससे कि इस नेचर में मौजूद कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने स्पीसीज या रेस की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर सके। पिछली पीढ़ी, आज की पीढ़ी और अगली पीढ़ी, इनके बीच में जो कनेक्शन है वो क्या है? डीएनए है, और डीएनए के जरिए ही हर अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से कनेक्टेड होती है। तो रिप्रोडक्शन यही जरिया है कि जो पीढ़ी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो मेंटेन रखता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन रखने का एक तरीका है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन लाइफ का एक पार्ट है। तो लाइफ स्पैन हम कैसे डिफाइन करें? लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ। बर्थ से लेकर के डेथ जो बोले क्या? नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो टोटल लाइफ स्पैन है वही जो टोटल टाइम पीरियड है वही लाइफ स्पैन कहा जाता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई है तो बर्थ के साथ ही उसकी डेथ निश्चित है। लेकिन हमारी बायोलॉजी में एक बात कही जाती है और मानी जाती है कि कुछ तो है जो अमर है। फिलोसफिकली अगर बात करते हैं लोग तो कहते हैं दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है, जीवधारी जो आया है उसका मरना तय है। लेकिन हम बायोलॉजी में कहते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अमर हैं, यानी इमॉर्टल हैं। और वो कौन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यूनिसेलुलर जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, अमीबा हैं, इनमें कुछ ऐसे स्पोर्स बनाने की टेंडेंसी होती है कि जब उनकी विषम परिस्थितियां आती हैं, एडवर्स कंडीशंस आती हैं, तो एडवर्स कंडीशंस में वो स्पोर्स ऐसे बनाते हैं, उनके चारों तरफ एक मजबूत कवरिंग या सिस्ट बन जाती है और उसके बाद वो मल्टीपल फिजन करके और सारे बच्चे बना करके सिस्ट जो है फट करके वो बाहर निकल आते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो जो है पहले भी जिंदा था और अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। क्योंकि जब मरने के लिए वक्त आया उसके एडवर्स कंडीशन, तो अपने आप को बचा लेता है एक कवरिंग से। उस कवरिंग को बोलते हैं क्या? सिस्ट। इस तरह से एक सिस्ट कवरिंग बनी और इसके अंदर इस तरह से नए स्पोर्स बन गए और ये स्पोर्स फिर निकल के बाहर नए नए ऑर्गेनिज्म बना देंगे। इसलिए कहा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स इन स्पोर्स के जरिए स्पोरलेशन करके अमर होते हैं। अब लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन जो है किसी ऑर्गेनिज्म का वो उसकी साइज से बिल्कुल नहीं रिलेटेड होता है। बड़े से बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म भी कम लाइफ स्पैन का हो सकता है और छोटे साइज का ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा लाइफ स्पैन का हो सकता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट और एनिमल्स के लाइफ स्पैन के ही अगर एग्जाम्पल लें तो प्लांट्स में जैसे कि बनियान ट्री है, यानी बरगद का पेड़, लगभग 250 साल इसकी जिंदगी होती है। बनाना का पेड़ है, 25 साल तक इसकी जिंदगी जो है ना ये मानी जाती है। यानी हर प्लांट्स की भी अपनी एक लाइफ स्पैन होती है। लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद वो प्लांट मुरझा ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, चाहे आप उसको जितना पानी और खाद देते रहें। रोज प्लांट की लाइफ 10 ईयर्स तक मानी गई और राइस यानी धान के जो पौधे हैं उनकी लाइफ लगभग 5 महीनों तक। ऐसे एनिमल्स में द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल्स में से टॉर्टोइज को मेनली माना जाता है, 100 से 150 साल तक इसकी लाइफ। पैरट यानी तोते की लाइफ लगभग 140 साल की। एलिफेंट 70 ईयर्स की लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट, क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स और हॉर्स यानी घोड़े की लाइफ स्पैन 25 से 30 साल आंकी गई। काऊ यानी गाय की लाइफ लगभग आप 20 साल मान सकते हैं और कौवे की लाइफ लगभग 15 साल और डॉग की लाइफ 10-12 साल ये मानी गई। और फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जैसे कि ड्रोसोफिला लगभग 1.5 महीने इसकी लाइफ और बटरफ्लाई यानी तितली इसकी लाइफ 1 से 2 हफ्ते तक ये देखी गई है, ऑब्जर्व की गई है। अब हम आगे बात करें कि रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या क्या होते हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की अपनी बनावट कैसी है।
उसकी बॉडी की इंटरनल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इस पे डिपेंड करता है, प्लस वो ऑर्गेनिज्म किस जगह पे रहता है, जिस हैबिटेट पे रहता है उस पे डिपेंड करता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड हैबिटेट वेयर इट लिव्स। अब दो तरह के मेनली हम रिप्रोडक्शन के मोड को मान लें, एक क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ बातें ध्यान देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात तो ये कि इसके लिए एक ही पेरेंट काफी है, ये बाई पेरेंटल नहीं होता। नंबर 1 आप नोट करो क्या, ये यूनी पेरेंटल। दूसरी बात है कि इसमें गैमीट बनने की जरूरत नहीं होती है, न स्पर्म और ओवम इंडियन बनने की जरूरत नहीं होती, इसलिए क्या बोलते हैं, नॉन गैमेटिक। तो यूनी पेरेंटल हो गया, नॉन गैमेटिक हो गया। और गैमीट बनने के लिए मोस्टली मियोसिस होती है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। तो अगर गैमीट नहीं बनना है तो मियोसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नॉन मियोटिक होगा सिंगल पेरेंट के द्वारा। प्लस ये काफी जल्दी जल्दी होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो रैपिड स्पीड होती है, ये बात। अब जब माइटोसिस से ही इसमें माइटोसिस से ही इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, गैमीट तो बनते नहीं, तो माइटोसिस टाइप के सेल डिवीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आप जानते हो कि माइटोसिस से जो पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती है, उसमें किसी तरह का जेनेटिक चेंज नहीं आता है। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें न गैमीट बनता है न ही मियोसिस होती है, इसलिए क्रोमोसोम और जीन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो डॉटर्स बनते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, बच्चे बनते हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं और अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स रिजेंबलिंग विद ईच अदर एंड विद द पेरेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या कहेंगे, क्लोन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है वो क्लोन कहा जाता है। और क्लोन के किसी सिंगल इंडिविजुअल को बोलते हैं रैमेट, RAMET, रैमेट। बहुत सारे रैमेट्स मिलकर के क्लोन बनता है। इसका मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वेरिएशंस नहीं कराता है, और अगर वेरिएशंस नहीं हुए तो एवोल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डजंट कंट्रीब्यूट फॉर द एवोल्यूशन इन नेचर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर किन में होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है, जैसे कि लोअर ऑर्गेन्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और कुछ एनिमल्स भी होते हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ तरीके यहाँ पर हम फिर बताएंगे, जैसे कि बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, डबल 2। तो बाइनरी फिशन क्या होता है, सिंपल माइटोसिस जैसा होता है। ये एक पेरेंट सेल है, सपोज अमीबा है। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ कि कैरियोकाइनेसिस हुई, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, कैरियोकाइनेसिस हो गई। अब इसके बाद इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, साइटोकाइनेसिस हो गई। अब ये 2 डॉटर अमीबुली बन गए। तो ये क्या हुआ, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गई, तो इसको हम क्या बोले, बाइनरी फिशन, जो कि सिंपल माइटोसिस जैसा होता है। और ये कहाँ होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम में ज्यादातर बाइनरी फिशन होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए और प्रोटिस्टा में अमीबा हो गया। ये एक तरीका हो गया बडिंग। अब इनमें से बहुत सारी चीजें 11th में पढ़ी हुई होती हैं आपने, इसलिए इनको हम जल्दी जल्दी से एक बार रिमाइंडर लगा देते हैं। हाइड्रा है, बडिंग का मतलब क्या, बड। और बड क्या हुआ, हाइड्रा में एक्सोजेनस, यानी हाइड्रा की बॉडी से एक बाहर छोटा सा आउटग्रोथ निकला है, वो बड है, और वो टूट करके नीचे गिरा, एक नया हाइड्रा तैयार हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बडिंग या एक्सोजेनस बडिंग। इससे रिप्रोडक्शन कहाँ हुआ, हाइड्रा में। देखिए आप ईस्ट में, ईस्ट की एक सिंगल सेल है और इसमें अनइक्वल सेल डिवीजन होता है। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल जो बनी, उसमें से एक डॉटर सेल बड़ी है और एक छोटी है, और ये छोटी वाली जो डॉटर सेल है ये बड जैसी नजर आती है, और इसके बाद ये डिटैच हुई तो एक छोटी डॉटर सेल और एक बड़ी डॉटर सेल। तो ये ईस्ट में भी क्या बडिंग जैसा ही होता है। और क्यों हुआ, क्योंकि अनइक्वल सेल डिवीजन इन पेरेंट सेल ऑफ ईस्ट क्रिएट्स ए सिंगल सिस्टर सेल विच लुक्स लाइक ए बड। तो इसको भी हम बडिंग मानते हैं, जो कि अनइक्वल सेल डिवीजन की वजह से होता है ईस्ट में। स्पॉन्जेज, फाइलम कोरीफेरा के कुछ स्पॉन्जेज हैं जिनमें की इंटरनल बड्स बनती है, और इंटरनल बड्स को क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं।
और जेम्यूल्स इंटरनल बड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने को बोलते हैं जेम्यूलेशन। अब जेम्यूलेशन जो इंटरनल बडिंग है वो जेम्यूल्स नाम के इंटरनल बड के जरिए होता है। और जेम्यूल्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि इस तरह से इकट्ठा रहती है एडवर्स कंडीशन में, जैसे वाटर की कमी हो गई तो अंदर क्या होती है, आर्चियोसाइट सेल्स होती हैं। आर्चियोसाइट सेल्स का कलेक्शन होता है, इनको बोलते हैं जेम्यूल्स। और आर्चियोसाइट सेल जो है स्पंज में ये टोटीपोटेंट सेल मानी जाती है, जिनमें की पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी होती है। Collection of archaeocyte cells make an internal bed gemmule, and a single gemmule on the onset of favorable conditions give rise to many sponges, and this is the internal budding or gemmulation. फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है कोनेडिया। कोनेडिया में क्या होता है, ये भी किंगडम फंजाई 11th में पढ़ा हुआ है कि इस तरह से हाइफी होते हैं कोनेडियोफोर, और इनके ऊपर ये एग्योजेनसली स्पोर्स बनते हैं। तो कोनेडिया क्या है, एक तरह के स्पोर्स होते हैं जो कि एग्योजेनस होते हैं, कोनेडियोफोर हाइफी के ऊपर बनते हैं। और ये हर एक कोनेडिया अलग होकर के फिर एक नया फंगस टोमासिडियम ये बना देगा, जैसे कि पेनिसिलियम, तो किंगडम फंजाई में ये पढ़ा हुआ है। ऐसे ही जू स्पोर्स। जू स्पोर्स क्या होते हैं, ये एक सैक होता है जू स्पोरेंजियम, जिसके अंदर ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स। जू स्पोर बहुत सारे एल्गी और फंजाई में बनता है जो कि मोटाइल फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये जू स्पोरेंजियम सैक के अंदर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास एल्गी में जू स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक इक्विवेलेंट टर्म यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कब कहते हैं, जब प्लांट का कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट ही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का काम करता है। सपोज दिस इज ए प्लांट, और इस प्लांट के रूट का एक टुकड़ा ही ये पूरा प्लांट बना दे, तो हम क्या कहेंगे, प्लांट का वो रूट का टुकड़ा क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हो गया। या प्लांट के स्टेम का एक टुकड़ा वो एक प्रोपेग्यूल हो गया। या कोई लीफ का टुकड़ा, उससे पूरा प्लांट बन जाए, लीफ के पोर्शन प्लांट बन जाए, तो क्या होगा, लीफ का प्रोपेग्यूल हो जाएगा। प्रोपेग्यूल इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट which can reproduce into the complete plant. So vegetative propagation term is used for specific cases of asexual reproduction in certain higher plants. जैसे कि ट्यूबर्स प्रोपेग्यूल्स हैं। अब डहेलिया है, डहेलिया की रूट ट्यूबर से पूरा प्लांट बन सकता है। और पोटैटो क्या स्टेम है, पोटैटो के स्टेम में आप पोटैटो जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। इसमें जो डिप्रेशंस होते हैं ये क्या होती है, नोड्स होते हैं, और इन्हीं के अंदर ये जो बड्स होती हैं, और इन्हीं बड्स से क्या है, नया प्लांट निकल आएगा। तो ये जो डिप्रेशंस हैं पोटैटो की, आईज इनको बोलते हैं। तो आईज क्या हुई, दीज आर द बड्स। पोटैटो ट्यूबर में आईज बड्स हैं जो कि उनके नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनोड। This is the potato tuber where depressions are known as eyes having buds, and these eyes or buds indicate the nodes of the stem. और इन नोड्स के बीच का ये एरिया क्या हो गया, इंटरनोड हो गया। तो ये पोटैटो एक स्टेम ट्यूबर हो गया। ऐसे बल्ब से देखते हो आप, ऑनियन यानी प्याज, गार्लिक, ये जो है बल्ब होते हैं, इनसे ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। रनर्स जैसे घास के स्टेम से रन करते हैं जमीन के ऊपर, तो वो रनर्स कहे गए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनमें भी होता है। देखो आप घास को कितना भी जो है काट दिया जाए और पानी नमी मिलने पर फिर से पूरी घास वो मैदान में उग जाती है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत तेजी से होता है। ऑफसेट स्टेम का वो हिस्सा है जहां पर कि बीच में ब्यूटीफुल फ्लोरेट्स देखी गई, कहां पर की कॉर्निया में। ऑफसेट का जब भी हम एग्जाम, अब ऑफसेट क्या है, ऑफसेट ये समझो आपके प्लांट के स्टेम का एक हिस्सा है, दो नोड्स के बीच का जो इंटर नोड है वही ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या हुआ, इकॉर्निया, जिसको कि वाटर हाइसिंथ कहते हैं। सारी चीजें 11th में प्लांट मॉर्फोलॉजी में अप्लाई गई होती है। तो इकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ, इसका जो स्टेम है वो ऑफसेट है, और ऑफसेट का एक भी पीस हो जाए तो पूरा इकॉर्निया का नया प्लांट तैयार कर देगा। कहाँ होता है, वाटर के सरफेस पे। तो इकॉर्निया बंगाल में जिन तालाबों में डाला गया
वो तालाब का पानी का पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। अब ऑक्सीजन अगर वाटर का पूरा कंज्यूम कर लिया तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से क्या हुआ कि उस पॉन्ड में जितनी मछलियां थी वो एस्फिक्सिएशन यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से सब मर गई। अब सारी मछलियां मर गई, किसकी वजह से? इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ की वजह से। इसलिए टेरर कहा जाता है कि इस प्लांट ने वहां पर टेरर क्रिएट कर दिया, तो इसलिए इसको कहा गया टेरर ऑफ बंगाल, इसको इकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ को। इसकी खूबसूरत पंखुड़ियों और लीफलेट्स को लेकर को देख करके इसको लाया गया था बंगाल में एक्सपोर्ट करके, और वो बहुत नुकसानदायक रहा। और इसका ऑफसेट बहुत तेजी से फैल जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके, इसलिए बहुत तेजी से वाटर का ऑक्सीजन कंज्यूम होकर के मछलियों को मार देता है और पूरा जो है ना वाटर भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। इसको क्या कहा गया? स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडीज और टेरर ऑफ बंगाल ऑफसेट होता है इसमें। सकर्स ये भी स्टेम्स के एक मॉडिफिकेशन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, जैसे बनाना में सकर्स आता है और बनाना में राइजोम भी बनता है। सकर्स तो सॉफ्ट स्टेम होते हैं, लेकिन राइजोम क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है और ऑलमोस्ट व्हाइटिश कलर का मोटा सा अंडरग्राउंड होता है सकर, जिसमें कि फूड राइजोम जिसमें कि फूड स्टोर होता है। राइजोम अंडरग्राउंड फूड स्टोरिंग कलरलेस व्हाइटिश अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसमें कि फूड स्टोर होता है और वही फूड वेजिटेबल प्रोपेगेशन को एनर्जी देता है राइजोम में। जैसे कि बनाना के जो प्लांट है उसके जहां पर रूट होनी चाहिए वहां पर अगर आप देखेंगे तो अंदर जाकर के स्टेम का कुछ हिस्सा मोटा मोटा जमीन के अंदर होता है, वो राइजोम होता है। आप अदरक अगर देखो या हल्दी, जिंजर और टर्मरिक, ये भी स्टेम है जो कि राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। अब अदरक में जो बीच बीच में आपको दिखाई पड़ती हैं कि वो गहरी कलर की हो, सब क्या है? नोड्स हैं, उसमें लीफलेट्स लगी हुई हैं, उसमें जो स्केली लीव्स होती हैं। तो जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया और बनाना हो गया, ये सब क्या हो गए? राइजोम के एग्जाम्पल्स हो गए। राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। फिर लीफ बड्स का एग्जाम्पल ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के लीव्स के मार्जिन्स पे यानी किनारे पे कुछ एडवेंटिशियस बड्स होती है, और लीफ का वो टुकड़ा जिसमें कि एक एडवेंटिशियस बड हो मार्जिन पे, वो अगर टूट के कहीं भी जमीन पे गिर जाए तो उससे नया प्लांट बन जाएगा। ये लीफ क्या हुआ? वेजिटेटिव प्रोपेगेट हो गया। ऐसे बल्बिस ये बड्स होती हैं जो कि एगार सेंचुरी प्लांट में देखी जाती है, भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। अब बहुत से एल्गी और फंजाई जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है कि जब तक फेवरेबल कंडीशंस हैं ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन जैसे कि ज़ूस्पोर्स बना करके उनके माध्यम से करते रहते हैं, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आने की बारी होती है जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, तो एसेक्सुअल से सेक्सुअल मोड में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह क्यों? कि अनफेवरेबल कंडीशन में उनको जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पोर्स बनने होंगे, तो वो कुछ स्पोर्स के जरिए अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए एसेक्सुअल को छोड़ करके फिर सेक्सुअल में कन्वर्ट कर जाते हैं। ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन के फिर से हम एक बार कंक्लूजन निकाल दें कि यूनिपेरेंटल होता है, नॉन गैमेटिक होता है, नॉन मियोटिक होता है, जिसमें कि रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर नहीं होते हैं, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। इसलिए एसेक्सुअल प्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो वेरिएशन और एवोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और इससे क्लोन्स एराइज करते हैं। और क्लोन्स ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप होता है जो कि मॉर्फोलॉजिकली और अंदर से जीन में जीनोटिपिकली भी आपस में आइडेंटिकल होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन इस लेक्चर वीडियो को बार बार सुनने और देखने के साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक यानी एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए और उसमें बने हुए डायग्राम्स को भी ध्यान से देखिए। थैंक यू।